नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका बहुत बहुत न्यूज टाइम एसएस न्यूज के संडे स्पेशल के अंदर। दोस्तों, राजनीतिक जंग 2024 की आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को, नीति को बहुत अच्छे ढंग से निभा रही है, यही कहा जाएगा। और ब्रिटिश विरासत को पूर्ण लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कभी कभी लगता है कि हिंदुस्तान एक देश नहीं, एक रियासत बन गया है और उस पर राज करने वाले लोग जमींदार ज्यादा हैं और एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री कम है। जम्मू कश्मीर तोड़ दिया, उनसे उनकी अस्मिता छीन ली। मणिपुर टूटा हुआ है, हो सकता है एक्सेप्ट करने को डर लगता होगा। लोगों के अंदर घृणा का वास, हिंदुओं को सिखों से, ईसाइयों से, मुसलमानों से लड़वाया। और अब हालात ऐसे हैं कि राजपूतों को और जाटों को अलग किया जा रहा है, यानी कि अब हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया जा रहा है। घृणा की राजनीति अपने आप में बढ़ती चली जा रही है। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या इंसान चुनाव जीतने के लिए इतने निम्न स्तर पर गिर सकता है? और अब तो दूरदर्शन भी उनके कब्जे से नहीं बचा, वो भी भगवा हो गया पूरा का पूरा। सत्यम शिवम सुंदरम तो है, अब ये भगवा सत्यम शिवम सुंदरम हो गया है, तो उसकी भी जय-जयकार होनी चाहिए। लेकिन स्थितियाँ ये तब ज़्यादा पैदा होती हैं जब सत्ताधीशों को इस बात का एहसास होना शुरू हो जाए कि सत्ता हाथ से जा रही है। जब उन्हें इस बात का एहसास हो तो फिर वो कोई ऐसा साम, दाम, दंड, भेद नहीं छोड़ते हैं जिसका इस्तेमाल करके वो सत्ता में वापस ना पहुंच पाए। दूसरी बात यहां पर यह है कि अभी सेकंड फेज 26 अप्रैल को आ जाएगा। 19 अप्रैल का पहला फेज खत्म हुआ, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 26 अप्रैल और 7 मई के बीच में ये 12-13 दिन का पूरा गैप किस लिए है? क्यों है? ये पहले कभी इतना बड़ा गैप नहीं आया। क्या इसलिए कि मोदी जी को समय मिल सके कि अपने आप को री-स्ट्रैटेजाइज़ कर सकें, दोबारा से रणनीति बना सकें, फिर कोई पुलवामा कर सकें या फिर कोई बालाघाट कर सके जिससे कि राष्ट्रवाद की लहर पैदा हो? क्योंकि इस बार ना राष्ट्रवाद है, ना महिला आरक्षण है, ना यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ना एनआरसी है। हाँ, संविधान ज़रूर है जिसके ऊपर अब ये सारे के सारे कुल बुलाए हुए हैं, क्योंकि संविधान अब एक धारणा दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों के अंदर और बाकी गरीबों में बैठ गई है कि मोदी सरकार आएगी तो संविधान को पलट देगी। और इसको अब ये काउंटर करना चाहते हैं, रोज कह के कि हम संविधान के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन इनके पिछले कामकाज ऐसे हैं और इनके अपने मंत्री कहते रहे कि हम संविधान को पलटेंगे, तो इनके कहने पे विश्वास कौन करे? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 13 दिन के अंदर कौन-सा नया नैरेटिव सेट करेंगे? क्योंकि ये कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो कुछ और घृणित हो, कुछ और लोगों के अंदर दीवारें पैदा करने वाला हो। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन सुजाता पॉल जी हैं। आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं गोवा से, पंजिम से, उदय चारी साहब। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। गोवा के बारे में बता दूं कि वहां पर 2 सीटें हैं, एक नॉर्थ गोवा है, एक साउथ गोवा है। नॉर्थ गोवा में भारतीय जनता पार्टी के श्रीपद नायक हैं और उनके विरुद्ध जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रमाकांत खलप है। दोनों जाने-पहचाने चेहरे हैं इसमें। और एक आरजीपी पार्टी है, रिवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी है, वो उसके मनोज परब भी यहाँ मैदान में है। साउथ गोवा जो कि वास्को है, नॉर्थ गोवा पंजिम होता है, साउथ गोवा वास्को है। वहां पर बीजेपी की पल्लवी डेम्पो है। ये डेम्पो परिवार एक फेमस परिवार है, खासतौर से गोवा का इंडस्ट्रिस्ट है और इनका शिपिंग से भी नाता है। और यहाँ पर कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस जो है वो कांग्रेस के हैं, तो सीधा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर। तो सबसे पहले आज हम उदय चारी साहब के पास चलते हैं कि चारी साहब, गोवा क्या कहता है? हम शायद पहली बार चर्चा करने जा रहे हैं अपनी डिबेट्स में कि गोवा की 2 सीटें हैं, लेकिन हमने तो मणिपुर की 2 सीटों की भी चर्चा की है और हमने नागालैंड की 1 सीट की भी चर्चा की है। तो गोवा की 2 सीटों की आपसे हम चर्चा चाहेंगे कि क्या प्रोस्पेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं? उदय चारी साहब। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। जी। हेलो, आवाज आती है? हाँ, आवाज़ आ रही है। आप आवाज आ प्लीज़ रही है? कैरी ऑन। जी, आ रही है, कैरी ऑन। हाँ।
पहले मैं साउथ गोवा से बात करता हूँ। जी। साउथ गोवा साउथ गोवा ऐसा सीट है कि वो लास्ट टाइम हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्रांसिस्को सार्देना सिटिंग एमपी थे, तो उसको देखे अभी इंडिया अलायंस का कैप्टन विरेटो को उसने टिकट दिया है इंडिया अलायंस का। और इंडिया अलायंस इधर क्या है कि कांग्रेस, आम आदमी, एनसीपी, शिवसेना, ये जो नेशनल पार्टी है उनको अलायंस करके दिया है। अगर साउथ गोवा का हिस्ट्री हम देखते हैं, लास्ट फ्रॉम 61 फ्रॉम द लिबरेशन ऑफ गोवा टिल डेट, ओनली 2 टाइम में बीजेपी का कैंडिडेट इधर जीता है, 2003 में और 2014 में, जहां जब मोदी का वेव था अभी। और साउथ गोवा ऐसा सीट है, वो सालसेट जो एरिया है उसमें 8 असेंबली सीट आता है और वो ज्यादातर माइनॉरिटी का है। तो इधर ऑलवेज कांग्रेस डोमिनेट रहा है। अगर इधर साउथ गोवा से अगर मैक्सिमम उधर वोट मिलता है कांग्रेस को, तो हमारा कैप्टन विरेट जो है, इसको इंडिया कैंडिडेट है, वो 60% वो इधर जीत जाएगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। क्योंकि क्या है ना, अभी बाकी का जो लास्ट टाइम ना वो 10,000 से इधर जीता था हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट पल्लवी है, वो कंपनी का, वो कॉर्पोरेट का है, उनका सोशल फील्ड में उसका कुछ नहीं है। उनको लास्ट टाइम में टिकट दिया है। उनका बीजेपी का खुद का इधर अच्छा लेडीज लीडर था, लेकिन उनको एक करके उनको दिया है। उनका भी बीजेपी के साउथ का खुद का उनका कैडर है, उनके ऊपर नाराज हैं, ताकि वो मुझे लगता है वो भी इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेगा। सो साउथ गोवा का पिक्चर क्लियर है, वो गारंटी है कि इंडिया अलायंस का सीट जीत जाएगा। अभी हम नॉर्थ गोवा पे आएंगे ना, अभी सिटिंग एमपी श्रीपाद नायक, वो मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर फॉर टूरिज्म। उनके इंडिया अलायंस का एडवोकेट रमाकांत खलप है, वो भी बहुत डायनामिक लीडर है। पहला एमजीपी का लीडर था, वो पास्ट टर्म में वो एमएलए करके आया था, सीएम बनते पार्टी 90 से वो लॉ मिनिस्टर था जब देवगढ़ के गवर्नमेंट में, और उसने बहुत अच्छा उधर काम किया। उसने गोवा का नाम भी ऊंचा किया है। उसने अभी जो विमेंस बिल उसने पास किया था ना लास्ट टाइम ये गवर्नमेंट में, वो उनका एक्चुअली बिल था ना, उसने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन कुछ काम के लिए वो नहीं पास हुआ। तो इधर क्या नॉर्थ गोवा में क्या है सर कि अभी एंटी इनकम्बेंसी है ज्यादातर बीजेपी को। और जो हमारा खलप जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, और लोगों को उनके ऊपर विश्वास है कि गोवा का जो इशू है, गोवा में बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारा कोल का इशू है, डबल ट्रैकिंग का इशू है, तामना प्रोजेक्ट का इशू है, मादरी का इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और बाकी महंगाई का इश्यूज है। तो अभी श्रीपाद को इतना इजी नहीं है वो नॉर्थ गोवा सीट जीतने के लिए। तो और दूसरा फैक्टर क्या है, पहला नॉर्थ गोवा में क्या 80% हिंदू लोग हैं, और इस हिंदू से उसको क्या प्रॉब्लम है कि ज्यादा से लोग भंडारी कम्युनिटी के हैं, और ये हमारा श्रीपाद जो है वो उस कम्युनिटी के आता है, वो ज्यादा लोग उनको ही सपोर्ट करता है। वो इधर कास्ट पॉलिटिक्स भी है। तो अभी क्या है, अभी उनके चल रहा है समाज के, उनके डिस्प्यूट चल रहा है। तो हमारा इतना बड़ा लीडर है, समाज को कुछ नहीं करता, तो अभी लोग उनके ऊपर थोड़े नाराज हैं। तो इधर मेरे हिसाब से 55-45 है पर चांसेस, 55% बीजेपी का और 45% इंडिया के अलायंस, क्योंकि नॉर्थ गोवा में ज्यादा तक एमएलए बीजेपी के है। एक ही कांग्रेस का है, अल्डोना का, ताल्लुक सेरिया का, एक ही एमएलए है। तो ज्यादा नॉर्थ गोवा में इनका डोमिनेट ज्यादा है, इसलिए वो एवरी इलेक्ट जाता है। लेकिन साउथ गोवा का जो सीट है वो 100% मैं बोलता ना कि कांग्रेस ही जीत जाएगा, इसके कोई ये नहीं है, बीजेपी को ज्यादा चांस नहीं है, क्योंकि वो कैंडिडेट भी नया है, उनका सोशल कनेक्शन भी कुछ नहीं, कुछ इश्यू भी नहीं लिया है,
अगर उसको रिपोर्टर ने बोला तो तुम क्या करेगा, तो वो पहला बोलते अनएम्प्लॉयमेंट का इशू खुद ने बोला है। गोवा का इशू क्या है, वो बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। अब बाकी का इशू को बोला उसको, साउथ गोवा में क्या है सर कि वो कोल का इशू है, मरमा गोवा में कोल कोल का इशू है, तामदार का प्रोजेक्ट का इशू है, और डबल ट्रैकिंग का इशू है लोगों का, लेकिन वो गवर्नमेंट सुनता नहीं कुछ। अभी जो मोरमोगा में जो संकल्प अमोणकर जो लास्ट टाइम इलेक्ट करके आया था, वो कोल के इश्यूज के लोगों ने उसको इलेक्ट किया था, लेकिन अभी वो बीजेपी में गया है, तो लोग उसके ऊपर भी नाराज है। वो सोचता है कि बीजेपी उसको एक करेगा, लेकिन अब सब एक्टिविस्ट लोग जो हैं वो विजय को सपोर्ट करता है। वो खुद का पहला इज एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, इसलिए उसको। और ये सेकंड वो नेवल ऑफिसर था, नेवल ऑफिसर होने का ना वो उसके वो राष्ट्रवादी हैं। ये ऐसा इनका बीजेपी जैसा ये नहीं है जो बीजेपी बोलता है हम राष्ट्रवादी है, ये बोलता है, सब बकवास है। लेकिन देखा जाए तो कैप्टन विराटो रियल राष्ट्रवादी, जो कारगिल युद्ध हुआ था तो उसने पार्टिसिपेट किया था, उसको विजय पदक भी मिला था। ऐसा ये ऐसा गोवा का सिचुएशन है। ठीक है।